हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय वर्मा एटा एडवांस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार आनंदमय होगा। और जो हमारी धुआं धुआं सीरीज में जो पॉलिटी के लेक्चर दिए जा रहे हैं उन्हें आप देख रहे होंगे। हमारे अलावा हमारी एटा एडवांस टीम के और भी लेक्चर जैसे अजीत सर का मैथ का है और अवधेश सर का जो रीजनिंग का है, उन वीडियो को भी आप लगातार देख रहे होंगे। तो उसी सीरीज में आज हम अपना लेके आए हैं। अब तक हमने जो लेक्चर पढ़े हैं वो 8 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज ये 9वां लेक्चर है। 9वें लेक्चर से पहले हमने जो पढ़ा है उसके बारे में हम थोड़ा बता दें आपको। देखिए, हमारे यहाँ पहले हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको। जो ऑफलाइन बैच चल रहे हैं हमारे, ऑफलाइन बैचों की बात करें तो इनमें 7 से मॉर्निंग में 10 बजे तक, 7 से 10 बजे तक वो आरओ, एआरओ, पीसीएस का बैच चल रहा है प्रेजेंट में अभी। उसके बाद 9 से 12 बजे तक ऑफलाइन ये पुलिस कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल का बैच चल रहा है। इवनिंग में 3 से 6 बजे के बीच ये भी हमारा पुलिस का बैच चल रहा है। तो जो लोग इच्छुक हों, आसपास के हैं, वो आ सकते हैं और अपने यहाँ देख सकते हैं आपके लायक है या नहीं। ठीक, तो उससे पहले अब हम बात करेंगे कि हमने अब तक पढ़ा क्या है। भारतीय संविधान में हम किस किस को पढ़ चुके हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान में हम किस किस को पढ़ चुके हैं। संविधान का विकास इसको पढ़ लिया है। संविधान सभा पढ़ ली है। अनुसूचियां, विदेशी स्रोतों को पढ़ चुके हैं और 22 भागों के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इन भागों का वर्गीकरण। हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि इन भागों को हम आगे चल के अच्छे से पढ़ाएंगे। तो इन्हीं भागों में आज हम पढ़ेंगे, वो होगा हमारा भाग नंबर 1। उसको देखते हैं। उसको देखने से पहले हम थोड़ा आपको सिनेरियो बताएंगे और फिर वही हर बार की तरह आपको हमारा नोट्स यहाँ मिलेगा। आप लोग पहले हमारे सिनेरियो को समझेंगे कि हम उसके बारे में क्या बता रहे हैं। आपको बिल्कुल मेरे साथ लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में आपको नोट्स मिल जाएगा। और देखते हैं तो अब भाग 1 इसमें क्या है, ये अब यहीं से आपके आर्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, यहीं से आपके अनुच्छेद स्टार्ट हो जाएंगे। और मेन में जो अनुच्छेद हैं उनको हम यहाँ आपको बताते चलेंगे। 1 से लेकर 52 तक तो आपको कंटिन्यू पढ़ने ही रहेंगे। 1 से लेकर 62 तक कंटिन्यू आर्टिकल पढ़ने हैं, याद भी करना है। उसके बाद कंटिन्यू ना होकर वो थोड़े अल्टरनेट हो जाएंगे, एक के बाद एक याद करना होगा। लेकिन 1 से 62 तक तो आपको लगातार ये याद रखने ही होंगे। हम बात करें भाग 1, तो भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित है। और इसमें जो विवरण है वो है भारत अर्थात भारत संघ,
मतलब भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है, स्टेट्स ऑफ यूनियन। यूनियन हमारा कैसा संघ है? भारत यूनियन है। अब देखो ये संघ क्या होता है, संघ क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। ये संघ हिंदी में एक ही रहता है, इसका मतलब संघ, ये संघ है। देखो इसको एक यूनियन, दूसरा फेडरल। यूनियन माने जो यूनियन, अब देखो अंग्रेजी में अलग अलग हो जाते हैं दोनों, हिंदी में दोनों एक ही है, संघ, यहां पे बदल जाते हैं। ये भारत है, भारत क्या है? राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये यूएसए का। ये बदलते कैसे हैं इसको देखें। ये कैसे बदलते हैं? ये हिंदी मतलब हिंदी में संघ का मतलब एक ही होता, लेकिन फिर जब ये अंग्रेजी में जैसे यूनियन हो गया, फेडरल हो गया, तब ये कैसे बदलता? देखो अगर हम बात करें यूनियन की, तो इसको परिभाषित करके हम देखें तो इसमें ये होता है कि इसका कोई भी मतलब भारत का कोई भी राज्य इससे अलग नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता अपनी इच्छा से। ठीक है, संघ का मतलब यहां पे ये है, यूनियन का मतलब यहां पे ये है कि कोई राज्य अपनी इच्छा से, जैसे मान के चलिए कि पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड है, म्यांमार में मिलना चाहे अपनी इच्छा से, तो वो अलग नहीं हो सकता। यही संघ है जो अलग नहीं हो सकता अपनी इच्छा से, यही संघ है। लेकिन इसी कारण इसको क्या कहा गया है? इसी कारण विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया। किसको? भारत पे, यूनियन, भारत वाले संघ को क्या कहा गया है? विनाशी। मतलब यहां राज्यों का तो विनाश किया जा सकता है, लेकिन संघ का नहीं। ठीक, राज्यों को थोड़ा घटाया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन संघ को नहीं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अब फेडरल क्या होता है? फेडरल क्या होता है? फेडरल में ये होता है कि यहां पे जैसे अमेरिका, यहां पर कोई भी राज्य अपनी इच्छा से जब चाहे तब संघ से अलग हो सकता है, संघ से अलग हो सकता है। ठीक है, संघ से अलग हो सकता है। तो अब इस अमेरिका को क्या नाम दिया जाता है? संघ से देखो अलग हो सकता है, लेकिन यहां पे दोनों चीजें याद रखना, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इसका मतलब क्या है? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इसका मतलब है कि यहां जैसे अपने यहां पे एक राज्य को तोड़कर उसके कई टुकड़े किए जा सकते हैं, लेकिन अमेरिका के अगर प्रांतों को नया प्रांत जोड़ना है तो वहां राज्यों की सीमाओं को घटाया बढ़ाया नहीं जाएगा, वहां बाहर से कोई क्षेत्र मिलाया जाएगा, या तो खरीदा जाए चाहे अधिकार किया जाए। अधिकांशतः अधिकार का तो मतलब ही नहीं बनता, वो सहमति से ही कोई राज्य अपने में मिलना चाह रहा है, जैसे अमेरिका के कोई नया राज्य बनना चाह रहा है, वहां का कोई द्वीपीय देश है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, न तो यहाँ राज्य का विघटन किया जा सकता है और न संघ का। हाँ, अगर नया राज्य बनेगा वो बाहर से बनेगा, उनको अंदर तोड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए इसे
अविनाशी, मतलब विनाश नहीं किया जा सकता, न तो केंद्र राज्यों का और न संघ का। अपने यहाँ पे क्या है, राज्यों का तो विनाश कर सकते, विनाश का मतलब हम राज्यों को तोड़ सकते, लेकिन संघ को नहीं तोड़ सकते। इसीलिए ये संघ शब्द आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये यूनियन, और फेडरल के अर्थ में इसका अर्थ क्या होता है। तो अब हम बात करने जा रहे थे, वो हमने बताया था, हमने आपको भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4, उसमें क्या लिखा है, भारत अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक, ये अनुच्छेद, ये इसमें इसका वर्णन है, भारत राज्यों के संघ का वर्णन है। अब इसका हम 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक का विवरण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसमें देखेंगे कौन कौन से क्या क्या बातें कही हुई हैं। देखो, अनुच्छेद 1, इसमें क्या लिखा है, इसमें है भारत राज्यों का संघ या इसका विवरण, भारत के राज्यों का विवरण, भारत राज्यों का संघ या इसका विवरण, मतलब इसके राज्यों का विवरण, राज्य क्या है, केंद्र शासित प्रदेश क्या है, इनका विवरण। ठीक, तो इसमें अनुच्छेद में कुछ ज्यादा नहीं है, बस इतना, जो कुछ भी है वो अनुच्छेद 2 में। देखो इसमें क्या, अनुच्छेद 2 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 2 में ये लिखा है कि जब भी हमें नया राज्य बनाना, नया, जैसे अभी प्रेजेंट में कितने हैं, इसमें किसका वर्णन है, अभी 28 प्लस 28 राज्य हैं और यूटी हैं, वो कितने हैं, 8। इनका वर्णन है अनुच्छेद 1 में। अब मान के चलिए कि हमारे भारत में एक नया राज्य बनाना चाहते हैं हम अपने भारत में, और वो भी बाहर से जमीन लेकर, अपने अंदर तोड़ फोड़ के नहीं, बाहर से, जैसे मान के चलें अनुच्छेद 2 में ऐसा वर्णन है, जब हम बाहर से भारत संघ में किसी भूभाग को संधि समझौते, युद्ध द्वारा या वीरान क्षेत्र पर अधिकार करके नया राज्य बना है, उसके बारे में विवरण है। देखिए इसमें क्या है, मानो ये हमारा भारत है, इस भारत में हम यहां से मान लेते हैं म्यांमार का कोई क्षेत्र आना चाह रहा है, ठीक है, या हम उसको युद्ध से प्राप्त करना चाह रहे हैं, या वीरान कोई जगह पड़ी है, वहां पे किसी का अधिकार नहीं है अब तक, और हम वहां अपना अधिकार करना चाहते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों का जो विवरण है अब वो भारत में शामिल होगा, भारत के राज्य कहलाएंगे। ऐसे राज्यों का जो विवरण दिया गया है भारत में शामिल, वो अनुच्छेद
2 में। अर्थात भारत को अगर बाहर से कोई क्षेत्र भूभाग प्राप्त होता है और वो भारत के अंदर सीमा में आकर भारत का एक राज्य बनना चाहता, उसका विवरण है अनुच्छेद 2 में। तो इसके तहत क्या कोई राज्य अब तक बना है? बिल्कुल बना है। वो कौन सा राज्य अभी बता रहे? अनुच्छेद 2 के तहत कौन सा राज्य बना है? देखो, सिक्किम। सिक्किम है वो हमारा राज्य बना है। इसे क्या किया गया? 35वां संविधान संशोधन किया गया 1974 में। तो इसे भारत का सहयोगी राज्य बना लिया गया। सहयोगी राज्य बना लिया गया। सिक्किम अपना नहीं था। सिक्किम था वो अपना क्षेत्र नहीं था। वर्तमान का जो सिक्किम है वो अपना क्षेत्र नहीं था। वहां एक चोंग्याल वंश था। चोंग्याल वंश था, इसका शासन था। तो ये लोग भारत में शामिल होना चाह रहे थे। तो इसके लिए क्या हुआ? 35वां संविधान संशोधन किया गया 1974 में। तो इसे सहयोगी राज्य बना दिया गया। और 36वां संशोधन हुआ 1975 में। तो अब इसे भारत का, किसको? सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। वो किसके तहत? अब देखो, भारत में बाहर से ही तो आया है। ऐसा तो नहीं अंदर से तोड़ा है भारत को, नहीं। वो ये क्या है? अनुच्छेद 2 के तहत विवरण है। भारत में बाहर से कोई क्षेत्र मिला जा रहा है, वो अनुच्छेद 2 के तहत है। अब क्या आप सोच रहे होंगे क्या सर हम भारत में कोई क्षेत्र शामिल ही कर सकते हैं या दे भी सकते हैं? हाँ, हम कोई क्षेत्र भारत से अदर देश, जो दूसरे पड़ोसी देश हैं, उनको दे भी सकते हैं। वो भी अगर हम ले रहे हैं तब भी अनुच्छेद 2 के तहत, और हम किसी को क्षेत्र दे रहे हैं तब भी हम अनुच्छेद 2 के तहत। जैसे 2015 में बांग्लादेश के बॉर्डर को लेकर कुछ भीगा इस तरह से कुछ रहा था, ठीक है। 2015 में 100वां संविधान संशोधन हुआ था 2015 में। तो बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों को हमारे भारत में शामिल किया गया था और हमारे कुछ क्षेत्रों को बांग्लादेश को दिया गया था, ठीक। तो हमने दिया और लिया, दोनों का विवरण किसमें? अनुच्छेद 2 में। तो अनुच्छेद 2 की ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 की अब हम इसमें देखो अनुच्छेद 3 की, अनुच्छेद 1 को देख लिया, अनुच्छेद 2 को, अब अनुच्छेद 3 की बात करते हैं। अनुच्छेद 3 में लिखा है भारत संघ की सीमा के अंदर वर्तमान राज्यों के नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, सीमा परिवर्तन का मतलब सीमा को घटाना बढ़ाना, नए सीमा के वर्तमान राज्यों के नाम परिवर्तन और सीमा परिवर्तन या किसी राज्य को तोड़कर नए राज्य निर्मित करना। देखो, अभी हमने अनुच्छेद 2 में बताया कि भारत की सीमा के बाहर से, अब वो बात कर रहा है भारत की सीमा के अंदर जो 28 राज्य हैं, मान के चलिए
ये है हमारा। अब इसमें से हम इस आंध्रा को, पहले तेलंगाना को तोड़ दिया हमने इतना, अब फिर से आंध्रा को तोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इस आंध्रा को तोड़कर एक नया राज्य बनाना चाह रहे हैं हम, और इसको नाम देना चाह रहे हैं आदि। आदि नाम देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो तोड़ा गया है वो भी किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। अब वो सिक्किम को हम जो लेके आए थे, ये सिक्किम लेके आए थे, वो बाहर का था, वो अंदर का नहीं था, वो बाहर का था, तो वो था अनुच्छेद 2 के तहत। और ये अंदर ही हम सीमा, किसी राज्य की सीमा को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक है, और एक राज्य को तोड़कर उसमें दो राज्य बना रहे हैं, ये अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। और ये अधिकार याद करो, जब हमने 1861 का एक्ट पढ़ाया था उस समय किसको दिया गया था? जो गवर्नर जनरल था, जीजी था, वायसराय नाम में पढ़े मिल गया था। ठीक है, उसको दिया गया था 1861 में, कैनिंग को। अब देखिए, अब हम अगर ये बात करें अनुच्छेद 3 की, तो ये हो गया आपका, और अनुच्छेद 2 को आपने पढ़ लिया। अब देखते हैं हम, हाँ, अब इसको तोड़ने या नाम बदलने या किसी राज्य की सीमा को घटाने बढ़ाने का ये अधिकार किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को या संसद को? देखो, ये अधिकार प्राप्त है, वो संसद को प्राप्त है। लेकिन अब मान के चलिए हम अपनी यूपी का नाम उत्तर प्रदेश या यूपी को 2 भागों में तोड़ना चाहते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो ये अधिकार है संसद को प्राप्त। लेकिन इसके लिए जो विधेयक आएगा ना, वो लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी लाया जा सकता है। इसके लिए प्रावधान क्या है? राज्य को तोड़ना, नाम बदलना, सीमा को परिवर्तित करना, को तोड़ना, ये अधिकार किसके पास है? संसद के पास। इसका प्रावधान क्या है बिल लाने का? इसका प्रावधान है राष्ट्रपति की पहले सहमति ली जाएगी कि हम ये, मतलब लोकसभा या राज्यसभा में जिस सदन में विधेयक आएगा उसके सदस्य राष्ट्रपति से पहले इसकी अनुमति लेंगे, और राष्ट्रपति अगर पहले अनुमति दे देता कि हाँ ले आइए, तब ये विधेयक आएगा जिस सदन में भी लाया जाएगा। अब प्रावधान ये है कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से तो ये विधेयक आएगा, जिस सदन में भी आएगा, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर ये विधेयक लाया जाएगा। लेकिन लाएंगे कौन? कोई भी किसी भी सदन में आ सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अब इसमें विधानमंडल को भी, ये सदन मतलब लाने से पहले विधानमंडल को भी सूचना दी जाएगी कि हम ये लाना चाह रहे हैं, तो उनसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे मानो यूपी वालों से पूछा जा रहा है कि देखो हम तुम्हारे यूपी को तोड़ना चाह रहे हैं, तो यूपी वाले सिर्फ उसको देख सकते हैं, उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। वो जो आया है उसको पढ़ सकते हैं। हाँ, मना तो भाई, जब किसी का राज्य टूटेगा तो दुख होगा, तो मना करेंगे, लेकिन इसके लिए संसद बाध्य नहीं है कि वो मान जाए, नहीं मानेगा। ठीक है, वहां नहीं मानेगा, तो विधानमंडलों को सिर्फ दिखाया जाता है, लेकिन विधानमंडलों की बात मानी नहीं जाती है। अब ये प्रावधान क्या था? राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पे लाया जाएगा। विधानमंडलों को भी जिस राज्य को तोड़ना उसके विधानमंडल में भेजा जाएगा प्रस्ताव कि हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनकी कोई ऐसी बात नहीं मानी जाएगी जिससे कि वो रोका जा सके, जिसको वो केंद्र को जैसा लगेगा वैसा कर लेंगे। ठीक, अब ये शक्ति मैंने बता दिया आपको कि किसी भी राज्य को तोड़ने या घटाने बढ़ाने की शक्ति किसको है? संसद को। राष्ट्रपति भी दिया होगा और संसद भी, लेकिन आपको संसद टिक करना है। ये हो गया अनुच्छेद 3। अब अनुच्छेद 4 की बात करें हम। अनुच्छेद 4 की बात करें तो इसमें क्या है? अनुच्छेद 4 में 2 ब 3 को
मिलाकर एक साथ पढ़ना, एक साथ समझना, एक साथ समझना। दूसरा इसमें यह भी लिखा है कि 2 व 3 अनुच्छेद में किया गया संशोधन 368 के तहत अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाता। और देखो, ये जब भी कोई राज्य जब भी कोई राज्य टूटता है, सीमा घटाई बढ़ाई जाती है, नाम परिवर्तित किया जाता है, तो उसमें बहुमत कौन सा होता है? बहुमत। तो उसमें बहुमत हमेशा साधारण होता है, ठीक है, साधारण बहुमत। ये बहुमत वाला एक टॉपिक आएगा, तब हम आपको तीनों प्रकार के बहुमत पढ़ाएंगे। साधारण बहुमत, विशेष, विशेष प्लस आधे राज्यों का बहुमत क्या होता है, इसको हम बाद में पढ़ाएंगे। अब ये आपके अनुच्छेद हो गए, तो देखिए, अब देखो अनुच्छेद, चारों अनुच्छेदों को हमने एक एक करके पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे जो भारत में आजादी के समय कितने राज्य थे, कैसे क्या थे, तो उन राज्यों में कैसे कैसे कब कब भाषा के आधार पर मांग की गई। उन राज्यों का जो वर्तमान में सिनेरियो है 28 राज्यों का, पहले 29 थे वो 28 हो गए, केंद्र शासित 7 थे फिर 9 हो गए, 9 से फिर अब वो 8 हो गए, उनके बारे में, उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे हम। ठीक, देखो अनुच्छेद, अब ये आपको इस तरह से नोट्स बनाना, जैसे मैंने बनाया है वैसे ही आपको नोट्स बनाना। भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ, अभी मैंने बताया था संघ। संघ 2 प्रकार का, एक यूनियन वाला, दूसरा फेडरल वाला। यहां मैंने लिखा था, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। भारत क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। और यूएसए क्या है? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ठीक, ये है मतलब यहां से कोई राज्य कभी भी संघ से अलग हो सकता है, संघ से अलग हो सकता है अपनी इच्छा से। यहां राज्यों के कभी टुकड़े नहीं हो सकते, लेकिन अलग हो सकता है संघ से। यहां पे क्या है? कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता, लेकिन यहां राज्यों के टुकड़े किए जा सकते हैं, वहां राज्यों के टुकड़े नहीं है। वहां पे अगर कोई नया राज्य बनेगा तो बाहर से या तो जमीन को खरीदो, किसी भूभाग को खरीदो, या किसी से छीन लो, तो वहां एक नया राज्य बना दो। ये आपका अनुच्छेद, ये संघ के बारे में बताया मैंने, और ये क्या संघ क्या था आगे देखते हैं। अब देखिए, वो हमने चारों अनुच्छेदों को पढ़ लिया, संघ के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं, थोड़ा हमें इससे पहले, एसके आयोग से पहले थोड़ा पीछे जाना होगा। 1912 का समय था, ब्रिटिशों का अधिकार था हमारे यहाँ, इंडिया पर ब्रिटिशों का अधिकार था। तो इस समय में
1912 में भाषा के आधार पर कुछ राज्यों को बना दिया गया था। ठीक है, शायद वो राज्य असम, बिहार और उड़ीसा थे। इन 3 राज्यों को भाषा के आधार पर बनाया गया था। तो उन्हीं राज्यों को लेकर क्या हुआ, आजादी के बाद भी, आजादी के जैसे ही हम आजाद हुए तो लोगों में, अधिकांशतः दक्षिण भारत में, लोगों के मन में भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन की मांग तेजी से बढ़ गई। तेजी से जब बढ़ गई तो उसी समय 1947 में एक जस्टिस थे, न्यायाधीश थे, उन्होंने क्या कहा, इस भाषा के आधार को रोकने के लिए एक आयोग गठित किया जिसे एसके धर आयोग कहा गया। इसमें 4 सदस्य थे और इस आयोग ने अपना एक आयोग समिति बनाई, आयोग बनाया और उसने मंथन किया कि भाषा के आधार पर अगर राज्यों को बांटा जाएगा तो जो भारत विविधता वाला है वो उसका महत्व खत्म हो जाएगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर, अभी तो नहीं, अभी कोई बात नहीं, आगे चलकर एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग जाएंगे तो उसकी भाषा को समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर भाषा के आधार पर बांट दोगे। तो इस चीज को लेकर जो एस के धर एक न्यायाधीश थे, उन्होंने क्या आयोग बनाया और उसमें 4 सदस्य और थे। तो उन सबने एक निर्णय लिया और अपनी रिपोर्ट 1948 में प्रस्तुत की और कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर भारत में कोई राज्य नहीं बनाए जाएंगे। ठीक है, भाषा के आधार पर कोई राज्य नहीं बनाए जाएंगे। अब इनकी रिपोर्ट पर, मतलब एस के धर आयोग की रिपोर्ट पर जांच करने के लिए जेवीपी नाम की एक समिति बनी। जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, लाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, 3 सदस्य थे इस जेवीपी में, 1948 में बनी है। और पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 लोगों की समिति बनी। किसके लिए? एस के धर की आयोग की जांच करने के लिए। और इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में यही कहा कि हाँ, भारत को भाषा के आधार पर भारत में अब कोई राज्य नहीं बनाया जाएगा। जैसे ही ये बात रिपोर्ट निकल के आई तो उस पे देखो कैसे कैसे फिर आगे जो भाषा के आधार पर राज्यों को लेकर मांग और तेज हो गई। देखिए, तो हम बात कर रहे हैं एस के धर आयोग की। ये एक न्यायाधीश थे एस के धर आयोग, इन्होंने 1947 में 4 सदस्यीय आयोग बनाया था। इस आयोग ने क्या किया था, दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा कि हम भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को अस्वीकार करते हैं, निकारते हैं, अस्वीकार करते हैं। अब इस आयोग की जांच के लिए जो जेवीपी समिति बनी है, जेवीपी समिति बनी है 3 सदस्यों वाली, 1948 में बनी है और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत की है 1949। और इस समिति ने भी कहा है कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इस समिति ने भी यही बात कह दी। ठीक है, इस समिति ने भी यही बात कह दी। अब हम बात करें कि जब इस समिति ने ये बात कह दी तो उसके बाद क्या हुआ। देखो, जैसे ही समिति ने मना किया तो मद्रास उस समय तमिल, आंध्रा, तेलंगाना वाला ये क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, तो यहां के एक व्यक्ति थे पोट्टी सिंह श्री रामुल्लू, ये व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया, मद्रास प्रांत से अलग, मद्रास प्रांत से अलग तेलुगु भाषा के लिए, भाषी लोगों के लिए
मद्रास प्रांत से अलग तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग तेलुगु मांग की, तेलुगु राज्य की मांग की। लेकिन वही बात है, अभी स्वीकार नहीं किया गया है कि भाई हम अभी अभी मना किया गया कि देखो हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करेंगे। न तो सरकार मानी और न पोटी सिंह श्रीराम मुल्लू मानी। ये अनशन पर बैठ गए कि भाषा के आधार पर मतलब तेलुगु भाषियों के लिए मद्रास प्रांत से अलग प्रांत दो। न तो सरकार मान रही न पोटी सिंह श्रीराम मुल्लू मान रहे। ये क्या हुए, अनशन पर बैठ गए। लेकिन क्या हुआ, 55 दिन तक ये अनशन पर बैठे रहे और 56वें दिन पोटी सिंह श्रीराम मुल्लू की मृत्यु हो गई। अब पोटी सिंह श्रीराम मुल्लू अच्छे खासे उस क्षेत्र में विख्यात थे, प्रसिद्धि थी अपनी। जैसे ही पोटी सिंह श्रीराम मुल्लू की मृत्यु हुई तो यहाँ की जो जनता थी ना अनशन पे बैठी थी और कुछ बाहरी जनता थी वो भड़क गई। अब जैसे ही जनता भड़की तो एक तरह से विद्रोह टाइप का हो गया, दक्षिण में विद्रोह टाइप का हो गया। तो कहीं ना कहीं हमें हमारी सरकारों को ये लगा कि भाई मानना पड़ेगा, नहीं तो और दंगे भड़केंगे। तो जेएलएन जी उस समय पीएम थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। और जैसे ही स्वीकार किया तो स्वीकार करने पर क्या हुआ, 1 अक्टूबर, अब पोटी सिंह श्रीराम मुल्लू की तो मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बाद दंगे भड़के और दंगों को दबाने के लिए हमारे सरकारों ने क्या किया, भाषा के आधार पर अलग राज्य बना दिया, बोल दिया हाँ बना लिया। तो 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास मतलब तेलुगु भाषियों के लिए अलग प्रांत बना। देखो 1 अक्टूबर 1953 मद्रास प्रांत को लेकर ये क्या हुए थे, मद्रास प्रांत को लेकर ये यहाँ पे अलग बैठ गए और फिर मद्रास से ही अलग 1 अक्टूबर 1953 को आंध्रा एक अलग राज्य बन गया। आंध्रा एक अलग राज्य बन गया। इस प्रकार आंध्रा स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर प्रथम राज्य जो बनाया गया था वो आंध्रा ही था। अब देखिए इसके बाद आगे भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएं या नहीं बनाए जाएं, इसके बाद क्या हुआ, एक फजल अली आयोग बनाया गया 1953 में। फजल अली आयोग बनाया गया। फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया जिसके 2 अन्य सदस्य के.एम. पन्निकर और दूसरे हृदयनाथ कुंजरू थे। हृदयनाथ कुंजरू। तो देखो ये फजल अली आयोग बहुत आता, कब आया, 1953 में ही बना। इसके ये सदस्य बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके सदस्य कौन थे, ये सदस्य आपको बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो दोनों सदस्यों को नाम याद रखना। अब ये क्या करता है, हाँ भाषा के आधार पर राज्यों की स्वीकृति दे देता है ये भी, और फिर किस तरह से ये भारत को 14 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों में बांटता है अपनी रिपोर्ट में। देखो मैंने बताया फजल अली आयोग बना 1953 में। अब इसकी रिपोर्ट कब आई है, 1955 में। और भारत को ये क्या करता है, भारत को 16 राज्यों में बांटने की सिफारिश करता है। 16 राज्यों में बांटने की सिफारिश करता है और
संघ राज्य क्षेत्रों में बांटने की बात करता है, सिफारिश करता है। ठीक है, ये फजल आयोग आता है। इसके सदस्यों को याद रखना, सदस्य कौन कौन से हैं? के एम पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू, इनको याद रखना। ठीक, इनको याद रखना है। देखिए, अब आता है यहां से हमारा जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसके बारे में बात की जा रही है। देखिए, अब हम बात करते हैं राज्य पुनर्गठन की। तो इसमें क्या है, 1956 में बना है राज्य पुनर्गठन आयोग, 1956 में बना है। अब ये राज्य पुनर्गठन आयोग है 1956 में बना है। इसके तहत हमारे जो टोटल राज्य हैं वो कितने हैं? 14 राज्य और 6 यूटी। इसने भारत को कितने राज्यों में बांटा है? 14 राज्यों और 6 यूटी। उस समय यूटी कितने थे? एक दिल्ली था, त्रिपुरा यूटी था, मणिपुर भी यूटी था, हिमाचल प्रदेश भी यूटी था, अंडमान निकोबार तब भी था, अब भी है, लकारी, लक्षद्वीप, अमीन द्वीप, इसी को अमीन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, अमीन द्वीप। वर्तमान का ये क्या है? लक्षद्वीप। ये हमारे 6 यूटी थे जो राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत बांटे गए। अब देखो, यहां से हम 14 के बाद राज्यों का विवरण पढ़ेंगे। 15वां राज्य कौन सा बना, कब बना, किससे अलग होकर बना। अब ये राज्य आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। बहुत कभी कभी इसमें क्या होता है, चाहे कोई वनडे एग्जाम हो तो उसमें इनकी डेट भी पूछ ली जाती है, मतलब सन पूछ ली जाती है, ये किससे अलग हुआ और ये कब बना। अधिकांशतः हम बता देंगे कौन कौन से। एक आपका सिक्किम पूछ लिया जाता है, गोवा पूछ लिया जाता है, और जो 2000 में 3 राज्य बने, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, वो पूछ लिया। अब तो तेलंगाना वाला बना है, वो तो फिर पता ही है। देखिए, 14 राज्यों के बाद का जो विवरण है, एक एक राज्य का क्रम से हम पढ़ेंगे और आपको उसी तरह से नोट्स बनाना है। मैं बार बार कहता रहा हूं आपसे, हर वीडियो में कहा है कि नोट्स बनाने से काम चलेगा। नोट्स देखो, ये लेक्चर देखने मात्र से काम नहीं चलने वाला। लेक्चर देखो, उसके बाद नोट्स बनाओ और नोट्स को सुबह शाम रिवीजन करिए। वैसे तो भाई, अब मैं आपको बताऊं कि यूट्यूब पे जैसे लाइब्रेरियों में किताबें रहती थी ना, वैसे यूट्यूब पे चैनल रहे, मतलब लेक्चर मिल रहे हैं आपको, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। लेकिन जब तक आप लाइब्रेरियों से किताब उठाएंगे नहीं, वहां से अपने लिए चीजें उन किताबों में से ढूंढेंगे नहीं, तब तक वो किताबें बेकार रहती। उसी तरह से अब यूट्यूब पर एक तरह से बाढ़ चल रही है, तो आप उसमें से अपने लिए चीजें नहीं छांटेंगे तो भाई बेकार है सब, आपका टाइम भी खराब होगा और आपको लगता है कि भाई हम दूसरे की नजरों में कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत कुछ आ रहा है, तो वो भी गलत होगा। एक दिन सिद्ध हो जाओगे कि आपको कुछ नहीं आ रहा था। तो इसलिए आप नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने के साथ साथ इनका रिवीजन जरूर करें। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट बनता चला जा रहा है जो हर पेपर का मेरिट में लाने का दम इसी के अंदर है। हर पेपर में मेरिट में लाने का, वनडे एग्जाम में इसी, और फिर यूपीएससी और पीएससी की तो बात ही अलग है जीएस में। ठीक, तो आपको नोट्स बनाना है और रिवीजन भी करना। एक एक को देखते हैं आप। देखिए, 1960 में सबसे पहले क्या हुआ, मुंबई जो प्रेसिडेंसी थी उसका विभाजन किया गया और इसमें क्या हुआ, ये गुजरात है ना, 15वां राज्य बनाया। 14 पहले थे राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत, 15वां राज्य बनाया गया और ये गुजराती के लिए, गुजराती भाषा के लिए। और महाराष्ट्र, अब मुंबई का विभाजन हुआ, ये मराठी भाषा के लिए। कहो सर ये 16वां राज्य बना, नहीं, ये 16वां नहीं था। अब वो मुंबई की जगह पे महाराष्ट्र आ गया। ठीक है, तो मुंबई से एक प्रांत अलग निकाला गया, 15वां वो है गुजरात। तो आपको ऐसे ही मैंने जैसे लिखा है वैसे लिख लेना है, कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है। ठीक है, वैसे वो हेडिंग यहाँ पर वो पहले पढ़नी चाहिए थी, ये वाली, ये यहाँ पड़ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान ना होना। आप देखिए,
1963 पहले 1960 में मुंबई का विभाजन हो गया, मुंबई का दो प्रांतों में, गुजरात और महाराष्ट्र, लेकिन संख्या के हिसाब से गुजरात को ही गिना, वो मैंने 15वां बता दिया। ठीक, तो 1963 में क्या हुआ है, 1960 के बाद 1963 में असम राज्य को तोड़ दिया गया, और असम को जैसे ही तोड़ा गया तो नागालैंड अपना क्या हुआ, 16वां राज्य बना। ठीक है, कौन से नंबर का राज्य बना ये, 16वां। जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा ही लिख लेना, जैसा मैं लिख रहा हूं। अब देखिए 1963 के बाद 1966 में पंजाब, ये पंजाबी भाषा वाले थे, पंजाबी भाषा, कुछ इसी में हरियाणा मतलब हरियाणा क्षेत्र वाले मतलब हिंदी बोलते थे। तो इन हिंदी भाषी के लिए 1966 में पंजाब से हरियाणा भारत का कौन से नंबर का राज्य बनाया गया, 17 मतलब 15, 16, 17। उसके बाद 1971 में हिमाचल, ठीक है, हिमाचल, सॉरी यहां में गलत लिख गया है, जो यूटी था, अभी बताया था पीछे संघ शासित प्रदेश था, अब इसको यूटी का दर्जा ले लिया गया इससे और पूर्ण प्रांत बना दिया गया, एक अपना प्रांत बना दिया गया। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी या संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश। 1972 में क्या हुआ, 1972 से पहले हम समझ रहे हैं, इसमें क्या हुआ था, 1969 में असम से मेघालय को अलग राज्य बनाया गया, लेकिन वो उपराज्य बनाया गया, उपराज्य बनाया गया। अब देखिए 1972 में ही, जो 1969 में असम से अलग मेघालय उपराज्य बनाया गया था, 1972 में इसे क्या कर दिया गया, असम से अलग मेघालय 19वां पूर्ण राज्य बनाया गया, ठीक, और 19वां बन गया, 20वां राज्य बना है, 21वां राज्य बना है मणिपुर। कब बने, 1972 में बने, ये 3 राज्य 1972 में बने, याद रखना। कौन सा, मेघालय पहले से उपराज्य का दर्जा दिया गया, फिर त्रिपुरा और फिर मणिपुर, तो 1972 में 3 राज्य बने हैं। अगला देखें 1975 में, अभी मैंने बताया था 35वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन, ये भारत का सिक्किम कैसे अनुच्छेद 2 के तहत भारत से बाहर अंदर लाया गया है, तो ये 22वां राज्य बना। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है तो वो यही पूछा जाता है, कभी 34वां संविधान संशोधन, कभी 35वां संविधान संशोधन, कभी 36वां। तो इसके तहत क्या था, ये भारत का सहयोगी राज्य बना था 1974 में, और इसके तहत ये पूर्ण राज्य बना था, पूर्ण राज्य भारत का, और कौन से नंबर का, 22 में। कब बना, 1975 में, ठीक है। अब देखिए 1987 पहले हम थोड़ी बात बता दे रहे हैं। 1961 में पुर्तगालियों से गोवा छीन लिया है, और उसके आसपास के उसके क्षेत्रों को भी छीन लिया, तो इसको पहले हमने एक ऐसे ही राज्य मतलब अपना क्षेत्र घोषित कर लिया। 1987 में 3 राज्य, अब देखिए मिजोरम, 22 बन चुके हैं, कहां तक, सिक्किम तक। मिजोरम है वो 23वां राज्य बना है, ऊपर नीचे लिख गया है, आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। अरुणाचल 24वां राज्य बना है, गोवा 25वां राज्य बना है, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि गोवा कौन से नंबर का या कब भारत का 25वां राज्य बना, ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। अब देखिए 1987 के बाद 2000 के समय में 3 राज्य अलग अलग बनाए गए, जैसे 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बनाया गया, सीधे सीधे उतार लेना। 9 नवंबर को यूपी से उत्तराखंड 27वां राज्य बनाया गया। 15 नवंबर
2000 को बिहार से झारखंड 28वां राज्य बनाया गया और एक रह गया हमारा 29वां। 2 जून 2014 को आंध्रा से अलग तेलंगाना कौन से नंबर का? 29वें नंबर का राज्य बना। अब देखिए इसके बाद की हम बात करें, ये वर्तमान में जो 28 और 8 है ये कैसे हुए? 29 हो गए भैया, फिर 28 और 8 कैसे बने? इसको देखिए, यहां पे देखिए, देखो 31 अक्टूबर 2019 को जो जेके था वो हमारा राज्य था, इसको क्या किया गया? 2 यूटी में तोड़ दिया गया। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से? एक तो खुद जेके जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, इसमें तोड़ दिया गया। तो यूटी पहले 7 थे, लेकिन कितने हो गए इनके मिलने से? 9 हो गए। अब जो राज्य 29 थे, अब ये तो जम्मू कश्मीर तो राज्य ना रहकर क्या हो गया? यूटी बन गया, तो ये 28 रह गए। अब जो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे उनकी संख्या 9 हो गई। लेकिन एक और बदलाव हुआ, 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ? 26 जनवरी 2020 को ये हुआ कि जो हमारा दमनदीव व दादरा नगर हवेली ये आपस में मिलाकर एक राज्य, एक यूटी बना दिए गए। तो अब देखो 9 थे, अब ये 2 एक हो गए, तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। और ये दमनदीव और दादरा नगर हवेली मिलकर क्या बन गए? दमनदीव। तो इस प्रकार ये वर्तमान का सिनेरियो है, ये आपको याद रखना है। अब हम थोड़ी बात करेंगे जो हमारी क्षेत्रीय परिषद हैं उनके बारे में। ठीक है, 5 मिनट में देख लेंगे, कुछ नहीं है उसमें। हम क्षेत्रीय परिषदों के बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं। देखो क्षेत्रीय परिषद है, ये क्या है? क्षेत्रीय परिषद है, ये क्या होती है? देखो क्षेत्रीय परिषद है कुछ नहीं, मान के चलो जब 2 राज्यों के मध्य किसी क्षेत्र विशेष को लेकर अगर विवाद हो जाता है या किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है 2 राज्यों के मध्य, तो उनको आपस में समझौता करके सॉल्व कर लेना, यही इसीलिए ये क्षेत्रीय परिषद बनाई है। ये क्षेत्रीय परिषद का मतलब इसमें ये है कि एक क्षेत्र विशेष को ले लिया, जैसे उत्तरी क्षेत्र को ले लिया, इसमें अब उत्तर में जितने भी राज्य आ रहे हैं उन सभी राज्यों को शामिल करके उनका एक हेडक्वार्टर बना दिया गया। अब इनकी बैठक होगी और बैठक की जो अध्यक्षता करेंगे वो भारत के गृह मंत्री करेंगे। जो भी उस समय भारत का गृह मंत्री होगा वो गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। अब ये बनाई क्यों गई? बनाई इसलिए गई थी कि मान के चलो किसी राज्य विशेष में किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है, तो विवादों को सॉल्व करने के लिए राज्यों के मध्य कोऑर्डिनेशन, समन्वय बनाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। तो क्षेत्रीय परिषदों की मूल संख्या देखो, ये किसके तहत बनाई गई थी? जो हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग था ना 1956, इसके तहत ये प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्ताव ये 1955 में आया था, सिफारिश की गई थी, लेकिन प्रस्ताव जो पारित हुआ था वो 1956 में किसने रखा था? जेएलएनजी ने रखा था। और जेएलएनजी ने जब प्रस्ताव रखा और ये प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, तो इसके तहत मूल क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी थी? मूल क्षेत्रीय परिषदें कितनी थी? परिषदें 4 थी। वो अभी 4 हम आपको मिलेगा, उनका हेडक्वार्टर कहां पे है चारों को बता देंगे। 4 क्षेत्रीय परिषदें थी। जो 5वीं क्षेत्रीय परिषद है, क्षेत्रीय परिषद थोड़ा जल्दी कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है। 5वीं क्षेत्रीय परिषद है वो 1971 में बनी और उसका नाम है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। अभी मूल वाली 4 कौन सी हैं उनको देख लो और उनका हेडक्वार्टर देख लो। जो मूल थी, मूल का मतलब 1956 के तहत जो जेएलएन ने प्रस्ताव रखा था उसके तहत क्षेत्रीय परिषदें क्या होती है ये हम बता चुके हैं। इनको देख लो 1 मिनट में। क्षेत्रीय परिषदें क्या है? मतलब राज्यों के मध्य आपसी समन्वय को स्थापित करना, ठीक है।
ये इनका कार्य होता है। और अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता इनकी लिख लेना, अध्यक्षता कौन करता है? होम मिनिस्टर। कौन करते हैं? गृह मंत्री करते हैं। देखो मूल रूप से ये कितनी थी? 4 थी। अब इनमें भी राज्यों को शामिल किया गया है, उनको हमने देखो लिखा नहीं है, थोड़ा फास्ट करा दे रहे हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसकी राजधानी, इसका हेडक्वार्टर कहां पे बना गया? ये तो क्षेत्रीय परिषद का नाम हो गया और ये इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय हो गया। तो देखो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहां पे है? नई दिल्ली में है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का अपना प्रयागराज है। पश्चिम का मुंबई में है। दक्षिणी का चेन्नई में है। और जो पूर्वी है उसका कोलकाता में। जो पूर्वी 5वीं क्षेत्रीय परिषद बनी है उसका कोलकाता में। तो थोड़ा लास्ट में जल्दी हो गया है, कोई बात नहीं, आप कोऑपरेट करना। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही रहने दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमको थोड़ा मोटिवेट मिल सके। ठीक है, थैंक यू। आगे देखते रहिए। जय हिंद।